Good morning everybody, you are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, पिछले वीडियो में बात कर रहे थे लेटर राइटिंग के बारे में और ये बताया था टू टाइप्स आर द लेटर। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो मित्र, परिचितों, रिश्तेदारों और संबंधियों को लिखे जाते हैं उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। और दूसरा वाला था फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र किसी सरकारी अधिकारी के लिए और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, सरकारी नौकरी के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्राचार्य के लिए लिखा जाता है। और ध्यान रखना इसमें हमेशा थर्ड पर्सन का ही प्रयोग किया जाता है। और औपचारिक जो पत्र होता है उसकी भाषा है जो कर्टियस, शिष्ट होनी चाहिए नंबर एक, और दूसरे नंबर पर फॉर्मल होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, जिससे कि उसका इम्प्रेशन अधिकारी पर अच्छा पड़े। और देखिए अब फॉर्मेट नमूना ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, एक अनौपचारिक पत्र का नमूना, अर्थात किस तरीके से एक अनौपचारिक पत्र को लिखा जाता है। देखिए जी, सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर लिखते समय आपको एक बात समझनी होगी कि ध्यान रखना, इनफॉर्मल लेटर में, अनौपचारिक पत्र में केवल एड्रेस लिखने वाले का ही लिखा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिखा जाता है उसका एड्रेस नहीं लिखा जाता है। याद रखना, फॉर्मल लेटर में लिखने वाला और उस पत्र को प्राप्त करने वाला दोनों का पता लिखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में केवल लिखने वाले का ही पता लिखा जाता है। और ध्यान रखना, इस पते के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है कॉलोनी नेम। कॉलोनी नेम सबसे पहले लिखते हैं, कॉलोनी का नाम। इसके बाद जिस स्थान पर, जिस गांव में या शहर में वो कॉलोनी स्थित है उसके स्थान का नाम लिखा जाता है। और ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर लिखी जाती है डेट। तीसरे नंबर पर लिखी जाती है डेट। अब देखिए जी किस तरीके से सेट करना है, बात क्या याद रखनी है आपको। ध्यान रखना, while you write any heading of informal letter you should remember this thing। जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको निश्चित रूप से दो बातें याद रखनी हैं। वे बातें क्या हैं कि जब भी हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग के प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखना है, नंबर एक बार। दूसरे नंबर पर हेडिंग लिखते समय आजकल मॉडर्न और प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, कॉमा और फुल स्टॉप किसी भी प्रकार का नहीं लगाया जाता है। ध्यान रखना, नए रूल एंड रेगुलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षा के नए नियम और नियमावली के मुताबिक ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो बातें याद रखनी है, हेडिंग के प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर और किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए जी, सबसे पहले हेडिंग लिखते समय डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, इसमें हेडिंग केवल एक ही लिखी जाती है, अर्थात इसमें केवल सेंडर्स एड्रेस ही लिखा जाता है, पत्र लिखने वाले का ही पता लिखा जाता है, पत्र प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है। उसकी वजह यह है कि जो अंतर्देशीय कार्ड होता है और पोस्ट कार्ड होता है उसमें ऑलरेडी इसका बॉक्स होता है, किसका, जिसके लिए पत्र भेजा जाता है, जो पत्र प्राप्त करता है उसमें ऑलरेडी उसका पता लिख दिया जाता है। इसीलिए याद रखना, लेटर राइटर पर्सन है, जो लेटर लिखता है, पत्र लिखने वाला है, वो केवल अपना पता लिखता है। अब देखिए, पता लिखने में सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर बाएं हाथ की तरफ इतना मार्जिन सेलेक्ट करना है, इतना मार्जिन सेलेक्ट करना है कि आपकी हेडिंग कंफर्टेबली आ जाए, अच्छे ढंग से हेडिंग आ जाए और अच्छे ढंग से लिखें।
अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, हेडिंग के अंदर जब कॉलोनी का नाम लिखते हैं आप, तो कॉलोनी का नाम ध्यान रखना अच्छा होना चाहिए, जो मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग, आधुनिकता के मुताबिक अच्छा लगे उस टाइप का नाम लिखना चाहिए। और ध्यान रखना अक्षरों की बनावट अच्छी होनी चाहिए, और कैपिटलाइजेशन का याद रखना है कि प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ध्यान रखना उससे पहले, कॉलोनी के नाम लिखने से पहले सबसे पहले मकान नंबर लिखे जाते हैं, मकान नंबर लिखे जाते हैं, याद रखना। जैसे 340 डैश लगाना है हल्का, इस टाइप से आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, इसी टाइप से लिखना है। देखिए जी, और नेहरू गार्डन, कॉलोनी का नाम हो गया। और कॉलोनी का नाम लिखने के बाद में ध्यान रखना दूसरे नंबर पर जिस स्थान से पत्र लिखा जाता है उस स्थान का नाम लिखा जाता है। 340 मकान नंबर, नेहरू गार्डन, कॉलोनी का नाम, और इसके नीचे जस्ट लिखा जाता है जिस स्थान से लेटर लिखा जाता है, पत्र लिखने वाला होता है, उस स्थान का नाम लिखा जाता है। प्लेस, ध्यान रखना इधर की साइड दाएं हाथ की तरफ से एक सीध में होने चाहिए, और ध्यान रखना लेफ्ट साइड में चाहे ये आगे पीछे निकल जाएं, KHERLI, खेड़ली। अब देखिए 2 नंबर पर जस्ट इसके नीचे डियर स्टूडेंट्स लिखी जाती है डेट, डेट ऑफ लेटर, पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है, याद रखना। और तारीख लिखने के तरीके डियर स्टूडेंट्स 4 होते हैं, 4 तरीके से तारीख लिखी जाती है, 4 तरीके से तारीख लिखी जाती है। हाँ, और किस तरीके से लिखी जाती है 4 तरीके से तारीख? देखिए, जैसे मान लीजिए आप 18 तारीख है, सितंबर का महीना है, हाँ, तो एक तरीका तो ये है, देखिए जी, तारीख लिखने का जौन सा आपको अच्छा लगता है उस तरीके को आपको चूज कर लेना। तारीख लिखने के तरीके 4 हैं, और जस्ट ये तारीख कहाँ लिखनी है? पहले नंबर पर कॉलोनी नेम, दूसरे नंबर पर स्थान का नाम, तीसरे नंबर पर यहाँ लिखनी है। अब तो मैं इसका फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ, इसका नमूना समझा रहा हूँ कि भाई इसके बाद क्या लिखते हैं, तारीख, ये नमूना समझा रहा हूँ, है ना। सेट आपको इसी तरीके से करना है, एक लाइन पर कॉलोनी नेम, दूसरे लाइन पर प्लेस नेम, थर्ड लाइन पर मेंशन ऑफ द डेट, तारीख का वर्णन करना है, तारीख का जिक्र करना है जिस दिन लेटर लिखा जाता है। देखिए जी, तारीख लिखने के पैटर्न होते हैं 4 बेटे, आपको जौन सा अच्छा लगे उसको आप चूज कर लेना। इसके 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं? देखिए जी, पहले वाला तरीका है डेट शब्द डालिए, डेट, और तारीख आज 18 है, 18/09/2020, एक पैटर्न ये है बेटे। दूसरा पैटर्न देखिए जी, 18 सितंबर, याद रखना फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप क्यों लगाना है? क्योंकि while we write any word in abbreviation we should use the full stop to show the abbreviation। ध्यान रखना, जब किसी भी अपन अंग्रेजी के शब्द का संक्षिप्तीकरण में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जब किसी भी अंग्रेजी के शब्द को लिखा जाता है तो याद रखना कि उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, फुल स्टॉप 2020। और अगला तरीका है, देखिए जी, सितंबर, फुल स्टॉप लगाना है, शॉर्ट रूप में लगा रहे हैं इसलिए, और 18/2020। और जो चौथा वाला तरीका है ना, वह है देखिए TH और सितंबर, फुल स्टॉप 2020। ये 4 तरीके हैं।
और इन चारों तरीकों में से किसी भी तरीके को आप लेटर के अंदर डेट लिखने के लिए चूज कर सकते हैं, याद रखना। देखिए जी, अब आप समझिए कि आपको तरीका मोस्टली कौन सा अपनाना है। कंफर्टेबल, इजी गोइंग, विदाउट मिस्टेक, जिसको आप लिख सकते हैं, जिसमें कोई गलती नहीं कर सकते, वे तरीका आपको चूज करना है डेट लिखने का। उसको मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपको कौन सा लिखना है और किसको याद रखना है। देखिए जी, पहले वाला जो तरीका लिखा हुआ है डेट लिखने का, कि डेट लिख दी और डेट लिखने के बाद में 18 सितंबर 9/2020, ये तरीका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर लेवल पर यूज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये जो पैटर्न है डेट लिखने का, ये केवल अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं केवल मिडिल सेक्शन तक, अर्थात 8वीं तक ये चल जाता है। लेकिन हायर क्लासेस में और हायर लेवल पर ये डेट लिखने का पैटर्न काम नहीं देता है। इसीलिए आप पहले वाले पैटर्न को नहीं अपना सकते, पहले वाले पैटर्न को नहीं लिख सकते डेट लिखने को। ध्यान रखना, आपको हमेशा लेटर के अंदर दूसरा वाला ही डेट लिखने का तरीका अपनाना है। देखिए, इसमें गलती नहीं होती है। सबसे पहले जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को लिखिए, इसके बाद महीने का नाम लिखिए। महीने का नाम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाइए और इसके बाद में ईयर नेम लिखिए। देखिए, इसको लिखने में बेनिफिट ये है कि आपको किसी भी प्रकार के कॉमा का यूज़ नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखना, इसमें गलती होने के चांसेज नहीं होते। सबसे पहले लिखिए डेट, इसके बाद मंथ्स नेम, इसके बाद ईयर नेम, ईयर डालनी है। और ध्यान रखना, चौथे वाला जो तीसरे वाला जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले लिखते हैं महीने का नाम। महीने का नाम शॉर्ट रूप में लिखा है इसीलिए यार फुल स्टॉप लगाया है, डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना जी, देखिए इसके बाद में जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की तारीख लिख दी 18। और याद रखना, ईयर नेम प्लस मंथ नेम, ईयर नेम प्लस मंथ नेम, वर्ष का नाम और महीने का नाम, महीने का दिन और वर्ष को अलग अलग करने के लिए दोनों के बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। अब देखिए जी, बाय द वे आपसे मिस्टेक हो जाती है और आपके दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हमारे मास्टर ने ये बताया है कि हेडिंग लिखते समय आप किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन और का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात फुल स्टॉप और कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन ये बात तो सही है कि नहीं करना चाहिए और करते ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इस पैटर्न से जब आप डेट लिखते हैं तो याद रखना 18 जो तारीख है महीने की, दिन है 18वां सितंबर का 2020 दे रखा है। इसके बीच में यदि कॉमा नहीं लगाएंगे तो इट में भी द टेलीफोन नंबर और द अकाउंट नंबर, ये कोई अकाउंट नंबर हो सकते हैं, टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, ये डेट नहीं रहेगी। इसीलिए याद रखना, ईयर नेम प्लस डे नेम, इन दोनों के बीच में हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए दूसरे वाला पैटर्न ही अपनाना है। और जो चौथा वाला तरीका है सबसे स्टैंडर्ड वे का है, हायर स्टैंडर्ड का है, याद रखना वे ये है कि सबसे पहले लिखी जाती है तारीख, इसके बाद TH, ध्यान रखना फर्स्ट में ST लगाते हैं, 2 में ND लगाते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है फर्स्ट FIRST। और यदि 2 का अंक है तारीख में अंत में तो ND लगाते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है सेकंड, अंतिम अक्षर लेते हैं। और यदि 3 है तो लगाते हैं RD, याद रखना RD क्यों लगाते हैं, थर्ड है स्पेलिंग 3 की। और इसके बाद में 4 से लेकर के 10 तक सब में 4th 5th 6th 7th, याद रखना सब में लगाते हैं TH। ये पैटर्न है, ध्यान रखना, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए याद रखना, सबसे पहले महीने का जो डे है उसकी तारीख लिख दी जाती है, इसके बाद में उसमें TH लगाना है, ST लगाना है, RD लगाना है, ND लगाना है, वह आपको देखना है मैथमेटिकल नंबर के अकॉर्डिंग लगाना है, गणित की संख्या के अकॉर्डिंग लगाना है कि गणित की संख्या तारीख की कौन सी है उसी के अकॉर्डिंग इसको लगा देना है। जैसे मान लीजिए 31 तारीख लिख रहे हैं आप, 31 सितंबर लिख रहे हैं, 31 सितंबर लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना अब अंतिम अक्षर क्या दे रखा है, अंतिम अक्षर क्या दे रखा है, एक है तो क्या लगाएंगे फर्स्ट, याद रखना।
है ना। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए 18 सितंबर, इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है, 2020। ये सबसे स्टैंडर्ड वे का तरीका है और इस स्टैंडर्ड वे के तरीके को मेंटेन करने के लिए इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को कॉमनली जर्नली जो यूज करना चाहिए, जो पैटर्न ऑब्टेन करना चाहिए, जिस पैटर्न का लेटर राइटिंग में यूज़ करना चाहिए डेट लिखने के लिए, वे सेकंड टाइप का जो पैटर्न है वे बेटर है, वे अधिक अच्छा है और देयर इज़ नो चांस ऑफ मेकिंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक टू राइट लेटर, टू राइट डेट इन लेटर। लेटर में इस टाइप से डेट लिखने में गलती होने के चांसेस कम होते हैं, गलती होती नहीं है। इसीलिए आपको इस पैटर्न को अपनाना चाहिए। देखिए जी 18 सितंबर फुल स्टॉप 2020। हाँ जी, सेंडर्स एड्रेस का मामला ख़त्म हो गया। डेट ऑफ लेटर, पत्र लिखने की तारीख, पत्र की तारीख। और अब आता है, देखिए जी तीसरा नंबर आता है सैल्यूटेशन। हाँ जी, देखिए नंबर 3 सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन याद रखना, हिंदी में वही सिस्टम है, हिंदी वाला ही सिस्टम है सैल्यूटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबोधन। संबोधन याद रखना। और सैल्यूटेशन के लिए देखिए जी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, सैल्यूटेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए हाँ जी, सैल्यूटेशन फॉर फैमिली मेंबर, फॉर फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य के लिए। याद रखना सैल्यूटेशन में लिखा जाता है डियर, हाँ जी, सैल्यूटेशन में लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, माई डियर। और याद रखना उस फैमिली मेंबर का नाम लिखा जाता है। जैसे याद रखना सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है। हाँ जी, जब सैल्यूटेशन लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स आप लेटर के अंदर, तो यू शुड कंसंट्रेट योर माइंड एट द राइटिंग ऑफ सैल्यूटेशन इन इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन लिखते समय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, मोस्टली स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पैटर्न टू राइट सैल्यूटेशन इन इनफॉर्मल लेटर। इस टाइप से प्रश्न आता है, कंपटीशन लेवल पर आया भी है, पिछली आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है और उसमें घुमा फिरा करके 4 तरीके से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन होता है उसे चूज करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करता है, देखिए माई का एम बड़ा होना चाहिए और जिस फैमिली मेंबर के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये मान लीजिए आप पिता के लिए लिख रहे हैं तो आपको फादर इस टाइप से लिखना है। कहाँ, माय डियर फादर, किस जगह में, इस रिक्त स्थान में। यदि आप बहन के लिए लिख रहे हैं तो आपको लिखना है सिस्टर, याद रखना इस टाइप से। और ध्यान रखना इसके बाद किसी भी प्रकार के कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, आजकल सिस्टम खत्म कर दिया है। हाँ जी, याद रखना माय डियर प्लस किसको लिखा जाता है, फैमिली मेंबर। एक तरीका ये है और दूसरा है बी, याद रखना फॉर यंगर्स, छोटों के लिए, और फ्रेंड्स। यदि कोई मित्र है या पत्र लिखने वाले से कोई छोटा व्यक्ति है उसके लिए सैल्यूटेशन क्या लिखना है आपको अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए इन बातों को। देखिए जी, यदि कोई छोटा है या मित्र है तो उसके लिए सैल्यूटेशन लिखना चाहिए। देखिए ध्यान रखना डियर,
याद रखना यहाँ डी छोटी है क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है, माई से। डियर, और याद रखना जिसके लिए, जैसे छोटे के लिए या मित्र के लिए अपन पत्र लिख रहे हैं, हमेशा उसका नाम ही होना चाहिए, नाम लिखना है। ध्यान रखना, अमित, अमित, सुरेश, दिनेश, कोई भी नाम लिखना, याद रखना। और याद रखना, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि फ्रेंड्स वर्ड कभी नहीं लिखा जाता है, फ्रेंड्स वर्ड कभी नहीं लिखा जाता है। उसकी वजह यह है, इफ यू आर स्टैंडिंग, इफ यू आर स्टैंडिंग, हाँ जी, देखिए उसकी वजह क्या है कि आपको फ्रेंड वर्ड नहीं लिखना है, कभी नहीं लिखना है। फ्रेंड्स वर्ड यदि लिखेंगे आप तो वह निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। फ्रेंड वर्ड्स नहीं लिखना है। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं लिखना है आपको फ्रेंड्स वर्ड? देखिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, समझिए। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड और यू हैव ए हैवी लोड दैट यू कैन नॉट लिफ्ट, ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड you will say please help me friend। आपने किस वर्ड का यूज किया है, फ्रेंड का। मान लीजिए आप बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आपके पास भारी वजन है और भारी वजन है तो बस में उसको रखने के लिए आप नहीं उठा सकते, और नहीं उठा सकते तो आपकी जस्ट बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके लिए आप संबोधन देंगे, मित्र, मित्र मेरी सहायता करो। और जिस बगल वाले व्यक्ति से आपने कहा है मित्र मेरी सहायता करो, टू लिफ्ट दिस वेट, इस वजन को उठाने में मेरी मदद करो, जिससे ये कहा है वे एक्चुअली तुम्हारा मित्र नहीं है, वे एक्चुअली तुम्हारा मित्र नहीं है, उसके लिए तो संबोधन के रूप में आपने फ्रेंड वर्ड यूज किया है। इसीलिए याद रखना, फ्रेंड वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता है। जो पक्का मित्र होता है, पेन फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, हमेशा उसका नाम ही लिखा जाता है। फ्रेंड वर्ड आपको यूज नहीं करना है, हमेशा क्या लिखना है, नाम। और तीसरा है, देखिए जी, फोर नॉन पर्सन्स, पर्सन्स परिचितों के लिए, परिचितों के लिए, परिचितों के लिए देखिए आपको बेटे हो सैल्यूटेशन वर्ड क्या डालना है, परिचितों के लिए क्या डालना है, सैल्यूटेशन वर्ड परिचितों के लिए डालना है, डियर, मिस्टर, शर्म। याद रखना, जेंट्स के लिए याद रखना हमेशा सैल्यूटेशन के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, मिस्टर। लेकिन जो लेडीज होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके लिए 3 वर्डों का यूज किया जाता है। 3 वर्ड कौन कौन से हैं देखिए जी, वह है डियर, मिस्ट्रेस, रवीना। डियर और मिस, आरती। डियर, मिस, मिस माथुर। याद रखना। हाँ जी, सैल्यूटेशन संबोधन फॉर फैमिली मेंबर्स, यदि परिवार का कोई सदस्य है तो उसके लिए सैल्यूटेशन डालना है माय डियर। क्या डालना है, माय डियर प्लस उस फैमिली मेंबर का नाम, फादर, मदर, सिस्टर। और फॉर यंगर्स एंड फ्रेंड्स, यदि कोई मित्र है, कोई छोटा वाला है तो उसके लिए सैल्यूटेशन डालना है डियर प्लस उसका नेम, किसका, मित्र का। फ्रेंड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। याद रखना। नंबर सी, फॉर नॉन पर्सन्स,
और परिचितों के लिए, जो अपने परिचित होते हैं उनके लिए देखिए सैल्यूटेशन क्या डालना है। सबसे पहले लिखना है डियर, और याद रखना कोई जेंट्स, यदि कोई जेंट्स अपना परिचित व्यक्ति है तो उसके लिए लिखते हैं मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर दिनेश, परिचित के लिए। याद रखना जेंट्स के लिए केवल सैल्यूटेशन वर्ड में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं मिस्टर, और जिसका अर्थ होता है श्रीमान। लेकिन जो लेडीज होती है उनके लिए 3 वर्ड यूज किए जाते हैं। देखिए जी, डियर मिस्ट्रेस रवीना, द लेडी हु इज ऑलरेडी मैरिड, वे औरत जो पहले से ही शादीशुदा होती है उसके लिए लगाते हैं मिस्ट्रेस। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मिस्ट्रेस यूज किया जाता है। और ध्यान रखना जो कोई अधिकारी कंवारी लड़की होती है, अनमैरिड होती है, जिसकी शादी नहीं होती है, उसके लिए लगाते हैं मिस। जैसे मिस आरती, फॉर एग्जांपल के लिए डियर मिस आरती, है ना। और ध्यान रखना ये थोड़ा नया वर्ड है, इसको आपको समझना है कि आजकल का मॉडर्न ज़माना है, और मॉडर्न ज़माना है तो वी नो दिस थिंग वेरी वेल, द कॉस्ट्यूम्स विच आर पुट ऑन, जो पहने जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि कोई जज ही नहीं हो पाता है। कि बहुत सी अधिकारी ऐसी होती हैं जिनके लिए जब हम लेटर लिखते हैं तो यही पता नहीं चलता है कि वे शादीशुदा है या कंवारी है, और उस पोजीशन में उसके लिए सैल्यूटेशन वर्ड क्या यूज करें। ज़माना मॉडर्न भी है, पता एक्चुअली चलता भी नहीं है कि ये कंवारी है, शादीशुदा है, और उसके लिए फिर सैल्यूटेशन वर्ड क्या यूज करें। मिस्ट्रेस नहीं लगा सकते, हो सकता है कि शादीशुदा नहीं हो, मिस भी नहीं लगा सकते, जाने कंवारी है या नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफाइड होता ही नहीं है, आजकल लेडियों का पहनावा ऐसा होता है। लेकिन जिसका यही पता नहीं चलता है कि वे शादीशुदा है या कंवारी है, उसके लिए याद रखना सैल्यूटेशन वर्ड एक स्पेशल चूज किया जाता है जिसे बोलते हैं मिज। मिज, जिसमें ये आइडेंटिफाइड नहीं होता है कि वे मैरिड है या अनमैरिड है, उसके लिए याद रखना हमेशा मिज ही सैल्यूटेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो सैल्यूटेशन का मामला डियर स्टूडेंट्स यहाँ ख़त्म हो जाता है। और देखिए जी, अगला जो सिस्टम है ये अगला है सैल्यूटेशन के बाद में हाँ जी, और अगला नंबर है, पहला था एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा है, और चौथा नंबर है बॉडी ऑफ ए लेटर। हाँ जी, ध्यान रखना ये मेन पार्ट लेटर का होता है। हाँ, कि कहाँ से लेटर की शुरुआत की जाए, किस तरीके से लेटर की शुरुआत की जाए। याद रखना सैल्यूटेशन वर्ड, ध्यान रखना यहाँ इस टाइप से ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद में ध्यान रखना कि दूसरी लाइन से जस्ट 2 या 3 इंच का गैप देते हुए अगली लाइन से और लेटर स्टार्ट करना है। अब देखिए जी, याद रखना कि लेटर 2 टाइप के होते हैं। मध्य भाग जो होता है बॉडी ऑफ द लेटर, हाँ, और वह देखिए 2 तरह के लेटर होते हैं, याद रखना। एक होता है जॉइज लेटर, जॉइज लेटर, एक होता है खुशी का पत्र। और खुशी के पत्र जो होते हैं उनमें ध्यान रखना, खुशी के जो पत्र होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें याद रखना कि खुशी के पत्रों में आपको ये लाइन ही यूज करनी है। खुशी के जो लेटर हैं, प्रसन्नता के जो लेटर हैं, उनमें लाइन ये ही यूज करनी है। इस तरीके से लेटर की शुरुआत करनी है। देखिए किस टाइप से, आई गॉट योर लविंग लेटर दिस मॉर्निंग and